नमस्कार सभी को। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ सत्ता की साझेदारी, जो कि कक्षा 10वीं का पहला पाठ है, उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले साल यानी कि 9th क्लास में आरंभ की थी। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी कि सत्ता यानी शासन और साझेदारी मतलब बंटवारा, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित यानी कि बंटवारा उसमें कर दिया जाता है, ताकि लोकतंत्र का कार्य अच्छे से चलता रहे। किसी भी देश में अलग भाषा, जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और इसको लेकर टकराव भी होते हैं। अब वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार कैसे इन टकराव को रोकती है, उस चीज़ को हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। इस पाठ में हम बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों का उदाहरण देंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कैसे टकराव हुआ और कैसे वहाँ की सरकारों ने इन टकरावों को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले बढ़ते हैं बेल्जियम की ओर। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा, और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बेल्जियम जो देश है कितना बड़ा है। इस देश की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। इस छोटे से देश की जातीय बनावट बड़ी जटिल है। जटिल कैसे है कि इस देश का जो 59% हिस्सा यानी कि 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। बचे 1% लोग वो जर्मन भाषा बोलते हैं और वो वेलोनिया इलाके में ही रहते हैं। यहाँ आप मैप के माध्यम से इस बात को देख भी सकते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ पर भी जातीय बनावट में जटिलता है। कैसे कि 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो अब ये सारी चीज़ आप समझ चुके हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग भाषा के लोग वहाँ पर रहते हैं। इस जातीय जटिलता ने देश में टकराव की स्थिति को पैदा कर दिया। टकराव की स्थिति को कैसे कर दिया कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे, कितने थे? 40% लोग, यानी कि डच भाषी लोग थे 59% लोग। उनकी तुलना में इनकी जनसंख्या कम थी, परंतु अगर साधन की दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग अमीर और ताकतवर थे, जिससे जो डच भाषी लोग थे उनमें नाराज़गी बढ़ने लगी। और परिणाम ये हुआ कि 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदायों के बीच टकराव का सबसे तीखा रूप बेल्जियम की राजधानी कौन सी थी? ब्रुसेल्स में हमें दिखाई दिया। तो एक तरह से यहाँ पर समस्या पैदा हो गई कि संख्या में जो देखा जाए तो डच भाषी लोग ज़्यादा हैं, अगर संसाधन की दृष्टि से देखा जाए, अमीर देखा जाए तो वो थे फ्रेंच भाषी लोग, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से वो कम थे। तो यहाँ पर भाषा को लेकर दोनों में टकराव इस देश में होना आरंभ हो गया। बेल्जियम की जातीय जटिलता को देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण किस देश का है? श्रीलंका का। श्रीलंका एशिया का एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आबादी की बात करें तो ये है करीब यहाँ पर 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर इस देश की जनसंख्या है। श्रीलंका में भी अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर कुल आबादी का देखें तो सबसे पहले आते हैं सिंहली, जो कि 74% जनसंख्या यहाँ पर सिंहली लोगों की है। दूसरे नंबर पे आते हैं तमिल, जो कि जनसंख्या का 18% लोग हैं। तमिल के भी 2 समूह हैं, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% लोग हैं और दूसरे हैं हिंदुस्तानी तमिल जो कि औपनिवेशिक यानी कि जब दूसरे देश ने इनके ऊपर अधिकार कर रखा था और इस देश में बागानों में काम करने के लिए भारत से यहाँ पर लोग लाए गए थे और उनकी ये संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करोगे तो देखोगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में ही बसे हुए हैं। अधिकतर सिंहली भाषी जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोग हैं उनमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान लोग हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी हिस्सा है जो कि 7
7% लोग हैं और वो सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाओं को बोलते हैं। दोनों ही देशों बेल्जियम और श्रीलंका की पोजीशन को देखने के बाद हमारे सामने ये सवाल उठा कि अब इन देशों की सरकारें कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगी। अब अगर हम देखें बेल्जियम में, तो बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं, क्योंकि वो जनसंख्या में बहुत अधिक हैं। और इससे क्या होगा कि देश में लड़ाइयाँ होंगी और संभव है भविष्य में देश के टुकड़े भी हो जाएं। और यही बात अगर ब्रुसेल्स राजधानी की है तो वहाँ पर भी दोनों पक्ष अपना अपना अधिकार जमाएंगे। और अगर हम देखें श्रीलंका का उदाहरण, तो वहाँ पर सिंहली जो भाषा के लोग हैं वो आबादी का 74% है, यानी कि बहुमत है। वो भी अपने देश में मनमानी चला सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे दोनों देशों ने इस स्थिति को संभाला है। सबसे पहले हम श्रीलंका के उदाहरण से समझेंगे कि वहाँ की सरकार ने इस जातीय जटिलता का निपटारा कैसे किया। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1956 में एक कानून बनाया गया और जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। नए संविधान में यह भी प्रावधान रखा गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बौद्ध मत को कौन मानते थे? सिंहली मानते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंहलियों को ही ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर दी गई। श्रीलंका की जो सरकार नए नए कानून सिंहली लोगों के लिए बना रही थी, तो नेचुरल है कि तमिल लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी, क्योंकि देश उनका भी है। और उनको क्या लगा कि जो श्रीलंका की सरकार है और संविधान है, उनके जो समान हितों के अधिकारों से उनको वंचित करती जा रही है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। और जिसका परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के जो संबंध थे वो बिगड़ते जा रहे थे। और यहाँ पर श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने क्या किया, अपनी अलग राजनीतिक पार्टियां बनाने आरंभ कर दी, और जिनका क्या मकसद था कि तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना, शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग उठाना। तो इस तरह से 1980 के दशक में श्रीलंका में तमिल सरकार बनाने के लिए अनेक राजनीतिक संगठन बनने लगे। सिंहली और तमिल लोगों के बीच जो ये टकराव बढ़ता जा रहा था, उसका परिणाम ये हुआ कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार अपना देश छोड़कर भाग गए। इससे भी कई ज़्यादा गुना लोगों की रोटी रोटी चौपट हो गई। और यहाँ इस गृह युद्ध से ये हुआ कि देश का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था, उसमें काफ़ी परेशानियां पैदा होनी आरंभ हो गई। और बाद में जाकर कहीं 2009 में ये गृह युद्ध खत्म हुआ। तो इस प्रकार हमने श्रीलंका के उदाहरण से देखा कि सरकार ने जब एक बहुमत वाले पक्ष का साथ दिया तो देश में गृह युद्ध की स्थिति आई और लड़ाई झगड़े और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर, यानी कि बेल्जियम की ओर, कि बेल्जियम ने इस अपनी समस्या का समाधान कैसे किया। उसने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और यहाँ पर 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही अच्छी थी और यहाँ पर उसको हम बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल थोड़ा जटिल जरूर था, परंतु इसने देश की बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। आइए समझें इस मॉडल को। पहला, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। तो इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, यानी कि राज्य सरकारें जो थी केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थी। तीसरा है,
ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स क्या थी? बेल्जियम की राजधानी। वहाँ पर अलग सरकार है, इसमें भी दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार इसलिए कर लिया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की भी सरकार थी। वो कौन सी थी? सामुदायिक सरकार। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे। तो इस प्रकार इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। किसको? सामुदायिक सरकार को। तो यहाँ हमने देखा कि बेल्जियम ने बड़ी ही समझदारी से जो इनके बीच भाषा को लेकर टकराव था उसको ख़त्म करके दोनों ही समुदायों को संतुष्ट कर दिया। तो यहाँ पर बड़ी समझदारी से इस समस्या का समाधान किया गया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाओं का वर्णन किया और देखा कि दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकार थी और दोनों ही देशों ने अलग अलग तरीके से अपनी समस्या का समाधान किया। जहां बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, वहां पर श्रीलंका ने बहुसंख्यक समुदाय का साथ देकर गृह युद्ध की स्थिति देश में पैदा कर दी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी यानी कि शक्तियों के बंटवारे से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या इसका नुकसान भी हो सकता है। तो अगले भाग में हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि कैसे सत्ता का बंटवारा सही है या गलत है और उसको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।